सीए फाइनल का पेपर 2 है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 100 नंबर के लिए इसमें है 15 चैप्टर्स। चैप्टर्स में नजर मार लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, जो कि एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगला रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें थोड़ा प्रैक्टिकल है, थोड़ा थ्योरी है। कैपिटल बजटिंग इज बेसिकली अ प्रॉपर प्रैक्टिकल चैप्टर, जहाँ पे कैपिटल बजटिंग डिसीजन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। कैपिटल बजटिंग इज कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट, उसका क्या रेशियो बिजनेस में रखना चाहिए। यहाँ पे इसके ऊपर कैलकुलेशन और कुछ डिसीजन मेकिंग होगी। नेक्स्ट चलते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस। इसका पार्ट 1 जो है, इसमें थ्योरी ही ज्यादा है। पार्ट 1 में ये जो चैप्टर 4 है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर 5 में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल और कैलकुलेशन है, और इसमें ऑलमोस्ट गारंटीड है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए आपके शेयर्स। जरूरी नहीं है कि वो लिस्टेड शेयर्स की हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ शेयर्स की बात कर रहे हैं। चैप्टर 6 आते आते आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की थ्योरी भी है, क्योंकि ऊपर आपने सिक्योरिटीज की वैल्यू करना स्टार्ट कर दी, डेब्ट सिक्योरिटीज और इक्विटी सिक्योरिटीज। अब एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, आप एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, अब आप ये सिक्योरिटीज का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, उसमें थोड़ा कैश भी होगा। तो ऑब्वियसली आपको वो पोर्टफोलियो मैनेज करना होगा, उसमें रेशियो भी देखना होगा, डेब्ट कितनी, सिक्योरिटी कितनी, कैश कितनी रखना है, इक्विटी कितना रखना है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज देखेंगे कितनी होनी चाहिए, एंड ये सबसे रिलेटेड कैलकुलेशन एंड क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये दोनों बेसिकली थियोरेटिकल चैप्टर्स ही होंगे। सिक्योरिटाइजेशन एंड टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन इज अ न्यू कंसेप्ट, आप जो समझ रहे हैं उससे ही रिलेटेड है, बिटकॉइन से रिलेटेड ही है, बट नॉट क्रिप्टो करेंसी। सिक्योरिटाइजेशन भी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट फाइनेंशियल मार्केट में आया। इट्स ओल्ड बट प्रिटी न्यू इन इंडिया। म्यूचुअल फंड आप सबको पता है क्या होता है, पर प्रैक्टिकल, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स प्रैक्टिकल सबने इन्वेस्ट किया हुआ है। इस बार हम इसकी म्यूचुअल फंड्स की थ्योरी देखेंगे। व्हाट आर द लॉज एंड रेगुलेशंस बिहाइंड म्यूचुअल फंड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशंस जब आप करेंगे तो आपको थोड़ी हाई एंड कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक्स यूज होगा। जनरली हम कॉमर्स बैकग्राउंड के जो लोग हैं, उनको इतना डिटेल्ड मैथमेटिक्स आता नहीं है। तो इसमें बहुत लोग रट्टाफिकेशन पे फोकस करते हैं, बहुत टीचर्स एंड ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स भी सब। बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि थोड़ा एडवांस मैथ्स जो है इसके पीछे, आई विल गिव यू सम नॉलेज अबाउट दैट। बट जनरली इसमें लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट इज चैप्टर 10, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा थ्योरी। अब हम इंटरनेशनल फाइनेंस में डील कर रहे हैं। आपने शुरू किया कंपनी के फाइनेंस में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, फिर थोड़ा वाइड आए इन्वेस्टमेंट वाले एवेन्यूज आपने देखे इंडिया के अंदर के, कंट्री के अंदर के। अब आप इंटरनेशनल फाइनेंस कैसे वर्क करता है वो देख रहे हैं। अगेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऊपर थोड़ी थ्योरी, यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, फ्यूचर एंड डेरिवेटिव से रिलेटेड ही थोड़े प्रैक्टिकल्स है यहाँ पे। पर क्योंकि अब हम इंटरनेशनल मार्केट में आ चुके हैं, तो इंटरनेशनल में जो करेंसीज की मूवमेंट है और कैपिटल की मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है उस करेंसी के अंडरलाइंग इंटरेस्ट रेट की। मतलब उनके रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट की। जैसे यूएस डॉलर का इंटरेस्ट रेट, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करता है, जो कि फेड जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। बिजनेस वैल्यूएशन, चैप्टर 13, गारंटीड क्वेश्चन, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल, वेरी स्ट्रॉन्ग। चैप्टर 14 अगेन प्रैक्टिकल, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, तो ध्यान से पढ़ना, इसमें भी ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन गारंटीड है। चैप्टर 15 स्टार्ट ऑफ फाइनेंस, एक न्यू चैप्टर है, और मोस्टली इसमें थ्योरी ही है, प्रैक्टिकल तो कुछ है नहीं। प्रैक्टिकल फाइनेंस से रिलेटेड हमने ऊपर कैपिटल बजटिंग में किया है, जिसमें कैपिटल एलोकेशन भी होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। एएफएम कोर्स का इंट्रो कल हो गया था, आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये है एएफएम का सबसे इग्नोर्ड चैप्टर, और हम स्टार्ट करेंगे हर चैप्टर के सबसे इग्नोर्ड पार्ट से। ये वाला पार्ट, लर्निंग आउटकम।
लर्निंग आउटकम अ, हर सीए मॉड्यूल में होता है, पर इसको बुरी तरह इग्नोर किया जाता है। पर क्योंकि यहाँ पे कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगी, ऑनलाइन क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, इसका मतलब ये नहीं मैं कि सिर्फ टेक्स्ट रीड कर कर के बताऊँगा। ये जो पोर्शन है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट पूरे एएफएम का जिस्ट है। अगर आपको कांसेप्ट समझ आ गया इन 6 पॉइंट्स का, कि क्या बोलना चाहते हैं, तो पूरा एएफएम आपको जनरल नॉलेज लगेगा। इस चैप्टर के ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स हैं, ये ही पूरा एएफएम है। हम इसमें से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, एडवांस्ड रोल ऑफ सीएफओ इन वेरियस मैटर्स इंक्लूडिंग वैल्यू क्रिएशन। सीएफओ कौन होता है? अब आप जब सीए बनेंगे, तो जो फाइनेंस फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो बिल्कुल लोअर एंड पे बुक कीपर और डॉक्यूमेंट कीपर से स्टार्ट होता है, वो एंड होता है ऊपर सीएफओ पे जाके। तो सीएफओ क्या करता है? आप जब फ्यूचर में सीएफओ बनेंगे, आप उसके माइंडसेट पे सोचो, तो वो कैलकुलेटर उठा के ऑफिस जाके टोटल्स थोड़ी ना बनाएगा। सीएफओ तो मेरे ख्याल से कभी एक्सेल में कोई कैलकुलेशन करता भी नहीं है। तो सीएफओ का क्या काम होता है, यहाँ पे हम वो देखेंगे। फिर स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क देखेंगे। थ्योरेटिकल नहीं है, कंसेप्ट समझना है, रियल लाइफ में फाइनेंस फंक्शन और इंडस्ट्री कैसे चलती है। ये जो टेक्स्ट लिखा है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क के बेसिस पे आपके इस बुक में 4 चैप्टर हैं। स्ट्रैटेजी एट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स। हायरार्की क्या होती है? बुक कीपर सबसे छोटी हायरार्की, कंसल्टेंट मिडिल लेवल पे हायरार्की, एवीपी सुपर सीनियर हायरार्की, और सीएफओ हायरार्की के टॉप पे बैठता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम हायरार्की बोलते हैं। तो ऊपर हम सीएफओ की हायरार्की देखी, नीचे अलग-अलग लेवल्स पे फाइनेंस फंक्शन में क्या हायरार्की होती है। अच्छा, आपको जब अ, सीए फाइनल का आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो आपको रियल लाइफ से लिंक करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने स्टूडेंट माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। स्टूडेंट माइंडसेट क्या होता है कि धक्का पेली करो, नहीं समझ आ रहा तो रट्टा मार लो। और स्टूडेंट माइंडसेट क्या होता है कि मेरा लेवल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मेरी प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ रहा है। यहाँ पे ये नहीं है। जैसे मैं 9th से 10th में गया, तो मैथ्स यहाँ भी थी, मैथ्स वहाँ भी थी। 9th से 10th में मैथ्स मुश्किल हुई, 10th टू 11th और मुश्किल हुई, 11th से 12th और मुश्किल हुई। यहाँ पे फाइनेंस आपको जो आता है, वो मुश्किल नहीं हो रहा, और फाइनेंस का स्कोप वाइड हो रहा है। अभी तक आप लोअर और मिडिल लेवल के फाइनेंस फंक्शंस को देख रहे थे, अब आप हायर लेवल और थोड़ा-सा सोसाइटी और पॉलिसी लेवल पे फाइनेंस फंक्शन कैसे वर्क करता है, वो पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। और वो क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर में है, जो सब लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर कमेंट्स में लिखते हैं, अरे समझ नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आपकी इस पढ़ाई का बेसिस क्या है, वो ही आपने नहीं पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर सब इग्नोर करते हैं, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखिए, ये जो 5th पॉइंट है इसका, यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब, अब हम गवर्नमेंट लेवल पे जो फाइनेंस फंक्शन का इंटरफेस है, आप अगर एक सीएफओ हो गए या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस हेड कर रहे हो, तो आपका इंटरैक्शन गवर्नमेंट पॉलिसी से कैसे होगा? ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे रिफ्लेक्ट करेंगी आपके फंक्शन पे? यहाँ पे ये डिस्कस किया जाएगा। सस्टेनेबल ग्रोथ। अ, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब आप में जो भी मैथमेटिक्स अप्लाई करते हो ना, वो फ्यूचर में एग्ज़िस्ट भी करेंगे या नहीं करेंगे। आपने वेरिएबल्स ले लिए, इंटरेस्ट रेट ले लिया, कैश फ्लोज़ ले लिया, पर फ्यूचर एग्ज़िस्ट करता है, नहीं करता, यहाँ पे वो सस्टेनेबिलिटी डिस्कस होगी। तो ये जब आप पढ़ोगे मेरे साथ, तो ये ध्यान रखना, मेरे हिसाब से पूरा सीए फाइनल थियोरेटिकल है, क्योंकि अब आपकी जो प्रैक्टिकल मैथ्स है और जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस करते हो, अब वो वाइंड अप हो गई। अब आपको एक मैनेजर के तौर पे सोचना है, एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड के तौर पे सोचना है, एक लीडर के तौर पे सोचना है। उस लेवल पे जाके आप सीए फाइनल, स्पेशली एएफएम पढ़ोगे, तो आपको इसके बाद के जो 13-14 चैप्टर्स है ना, वो लगेंगे, ये तो जनरल नॉलेज है। सारा एएफएम तो इसी चैप्टर में है।